आज हमारे बीच में चाय विथ राय में सीएमए अभिषेक जी हैं। और अभिषेक जी की कुछ खट्टे मीठे अनुभव के साथ वर्तमान में ये मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। चाय विथ राय में अभिषेक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभिषेक, आप जब पढ़ाई करते थे तो आप एक थोड़ा सा मस्ती करने वाले बच्चे भी थे, थोड़ा उद्यमी बच्चे भी थे। तो आपने पढ़ाई की रूपरेखा आपके दिमाग में कहाँ से आई और कहाँ से लगा कि पढ़ना जरूरी है? सर मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है क्लास 11th, जब मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था। टिल क्लास 10th मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बिलो एवरेज भी इन द सेंस कि मेरे लिए मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जिसके लिए एक क्लास को पास करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था, एक बहुत बड़ा गोल होता था। मेरी टर्निंग पॉइंट रही है लाइफ की जब मैंने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को ज्वाइन किया और मैंने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। टर्निंग पॉइंट भी ऐसे कि जो मेरा बेंचमेट था वो मेरी क्लास का टॉपर था जो मेरे साथ बैठता था। और मुझे याद है जो हमने पहला टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में उसको जो मार्क्स मिले थे और मुझे जो मार्क्स मिले थे उसमें सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस था। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना कि जो मेरी क्लास का टॉपर, जो क्लास 10th तक हमारे क्लास में फर्स्ट आता था, उसके और मेरे बीच का डिफरेंस इतना कम, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना जहां से मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ, ये एक नए फील्ड में मैं आ चुका हूँ जहाँ पे जो चीज मेरे लिए नहीं है वो उसके लिए भी नहीं है। और वहां से फिर मैंने एक नया रास्ता सेलेक्ट किया और फिर मैं उस रास्ते से चलता रहा, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ का। अभिषेक, आप बीकॉम करते हुए सीएमए की तैयारी करते थे और सीएमए आपने कंप्लीट किया। इस दौरान एक आध दो बार अनसक्सेस भी आपकी जिंदगी में आया। तो जब आप अनसक्सेस होते थे या जब आपको फेलियर मिलता था तो आपके दिमाग में क्या बातें आती थी और कैसे बाहर निकलते थे? हाँ, जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो ऐसा होता है कि एक आध बार आपको अनसक्सेस या फेलियर का सामना करना पड़ता है। बट ठीक है, जैसा हम सुनते आए हैं कि फेलियर ही पिलर बनता है। तो जब जब मैं फेल होता था मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता था, क्योंकि मैंने शुरू से सिलेक्ट करके रखा था कि मुझे इस फील्ड को कंप्लीट करना है, इस सीएमए डिग्री को अपने नाम के आगे जोड़ना है। तो मैं हमेशा से इस चीज के लिए हमेशा क्लियर रहा हूँ कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। नो मैटर, फेलियर आएंगे, एक आध बार फेल हो गए, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जितना जल्दी फेलियर देख ले उतना उसके लिए आगे के लिए अच्छा है, वो आगे के लिए उतना मैच्योर हो जाता है। कई बार ऐसा होता था, थोड़ा सा डाउन फेज आता था, तो घर वालों का मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की, टीचर्स के साथ आपका फिजिकल इंटरेक्शन रहता है, पर्सनली आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, तो वो आपको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो कभी भी बहुत टफ नहीं रहा उस फेज से बाहर आना मेरे। हाँ अभिषेक जी, उन सब चीजों से अब निकल करके आपके दिमाग में जॉब को लेकर के बातें आई, या आज अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे, कई बच्चे जब थोड़ा सा एक दो बार फेलियर देखते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है सक्सेस देखने की, एक दो फेलियर देखते हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं या डिप्रेशन में आते हैं या इरिटेटेड होते हैं। तो उन बच्चों को क्या सलाह दोगे एक सीनियर होने के नाते कि वो कैसे इस फेलियर से बाहर निकले? सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैंने क्लास में आपसे ही सुना था, कि हर दिन जब शेर उठता है तो वो इस सोच के साथ उठता है कि आज अगर पूरी जी जान से नहीं भागूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। उसी दिन एक हिरण इस सोच के साथ उठता है कि आज अगर पूरे जी जान से नहीं भागूंगा तो मार दिया जाऊंगा। तो आप शेर बन के जियो या हिरण बन के जियो, आपको भागना तो है। रही बात फेलियर की, तो फेलियर हर इंसान किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में जरूर देखता है। तो फेलियर से डरो मत, एक आध बार फेल होना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, और ना ही उससे आपके जॉब में या किसी आगे फ्यूचर डिसीजन में कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। हाँ, उस फेलियर को लेके बैठे रहना और उसको लेके सोचते रहना कि नहीं मैं फेल हो गया, अब कैसे करूंगा, नहीं निकल पाऊंगा, मुझे लगता है ये एक बड़ा फेलियर है। ना कि आप एग्जाम में जो फेल हो जाते हैं वो एक बड़ा फेलियर है। अभिषेक जी, आप जब पढ़ाई करते थे तो आजकल कई बच्चे, एक अलग सा क्वेश्चन होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये हावरली बेसिस का कोई मैटर है या किस तरीके से स्टडी करना चाहिए? कई लोग तो ऐसे 8 घंटे बैठते हैं लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। तो क्या इसमें आप क्या उनको संदेश दोगे? मेरा ऐसा मानना है कि आर्ली बेसिस पे आपको ना तो कभी पढ़ना चाहिए, ना ही आपका टाइम टेबल आपको आर्ली बेसिस पे बनाना चाहिए। वो बचपने का एक टाइम होता है जब हम क्लास 10 तक, जब पापा मम्मी या ट्यूशन हम पढ़ रहे होते हैं, तब लगता है कि हाँ 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में घुस रहे हो या आप एक हायर क्लास में हो, तब आपको अपने कोर्स को मैनेज करना है, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम अपने पूरे कोर्स को मैनेज करके चलते। तो आपका जो टाइम टेबल है वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
कि आपने अगर आज का टारगेट रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज रात को कैसे भी कंप्लीट करना है, तो अब आपका टारगेट ये है कि आज बेड पे जाने से पहले उतना कोर्स आपका या उतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है, तो आप अपने कोर्स को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए, ना कि उसको आर्ली बेसिस पे डिवाइड करिए, क्योंकि आर्ली बेसिस पे कभी पढ़ाई नहीं होती। अभिषेक, पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई करते थे या पढ़ाई के अलावा भी उस पर्टिकुलर पीरियड में 2-4 साल में कोई और शौक रहे हैं आपके? मेरे ऐसे कोई मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ और ना ही मैं किसी दूसरे फील्ड में बहुत ज्यादा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो मेरे लिए हर हमेशा एक चीज रहा है, मैं शुरू से इस चीज को बस लेके चलता था कि मैं जो चीज कर रहा हूँ मुझे उसको कंप्लीट करना है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड भी फील करता हूँ जब बाहर लोग मुझे इस चीज से एड्रेस करते हैं कि अच्छा आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप एक क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हो। तो रही बात दूसरी चीजों में, तो हाँ कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होते थे, बट अगर आप क्लियर हो कि आपको इस चीज को कंप्लीट करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो वो डिस्ट्रैक्शन रहेंगे बट आप उस चीज से निकल जाओगे। आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? आपका एंटरटेनमेंट का क्या साधन था, या सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, क्या था ऐसा? एंटरटेनमेंट के लिए सबसे जो एक चीज मैं बोलूँ मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा है, वो ये कि कभी भी हमको एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर थोड़े टाइम में इंस्टीट्यूट में कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ क्लासेस या कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा होते रहती है। लोगों को लगता है, वो एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम भी सुनते थे, कि लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो पैसे के लिए होता है, इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं। बट जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम इस चीज को रियलाइज कर पाते थे कि ये जो पर्पस है इतने वर्कशॉप्स और सेमिनार का, उसका पर्पस ये होता है कि हमारा डेवलपमेंट भी होते रहे और हम उस एक मोनोटोनस जो एक पढ़ाई का टाइम चलता रहता है जिसमें हम दिन दिन भर पढ़ते रहते हैं, उससे भी हमको थोड़ा सा एक ब्रेक मिले। तो एंटरटेनमेंट के लिए मुझे ऐसा कुछ सोर्स नहीं ढूंढना पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली मिलता रहता था टाइम टू टाइम। यानी इंस्टीट्यूट में होने वाले वर्कशॉप और सेमिनार और जो भी फंक्शन होते थे, या कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था, या उसके फंक्शन होते थे, वही आपके इंटरटेनमेंट का साधन था। आज के यस। यूथ को, अगर आज के यूथ को कोई सजेशन देना होगा, तो आप ऐसे एक दो कौन से सजेशन देना चाहोगे कि यूथ को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो कॉमर्स फील्ड के हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने फील किया है इस जगह पे रह के, खासकर जो बच्चे स्कूल में हैं जो कॉमर्स जस्ट लिए हैं या जो लेने वाले हैं। अब कॉमर्स वो वाले एरा से बाहर निकल चुका है जहाँ पे कॉमर्स को ऐसा देखा जाता था कि अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स दे दिया जाएगा। अब वो दे देने वाला सिस्टम खत्म है, अब यहाँ पे बच्चे सामने से कॉमर्स को एज अ स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने कॉमर्स को एज अ स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस फील्ड का जो सबसे बेस्ट है आप उसके लिए जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई फील्ड अच्छी नहीं है या कोई फील्ड बुरी है, लेकिन अगर आप किसी फील्ड को सिलेक्ट किए हैं तो आप उस फील्ड के सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें जाइए, वो ट्राई करिए। उसके बाद आपको लगता है कि उसमें आप नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो किसी भी साइंस वाले स्टूडेंट से आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं बीआईटी के लिए तैयारी कर रहा हूँ या मैं शंकरा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसका टारगेट यही होता है कि मैं आईआईटी या एआई ट्रिपल ई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नहीं अगर उसमें वो क्वालिफाई हो पाता है, नहीं उसको सक्सेस मिल पाता है, तब वो दूसरे ऑप्शंस देखता है। तो आप जो बेस्ट ऑप्शंस है उसके लिए उसकी तरफ जाइए। आगे चल के अगर आपको लगता है कि आप नहीं सक्सीड हो पा रहे हैं उसमें, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल। आप मुंबई में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, और ठीक ठाक आप काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा अभिषेक कि आप लोग लगभग कितने घंटे काम करते हैं, और कंपनियां किस तरीके से, उनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है? क्योंकि बहुत से बच्चों को बड़ा ख्वाब है कि मल्टीनेशनल में काम करूंगा, पूरा मजा ही मजा है, इंजॉय इंजॉय है। तो ये थोड़ा क्लियर करें कि कितने घंटे आप काम करते सो टाइम का ऐसा एक ऑन पेपर जो मैं बोलूँ वो होता है 8 to 8.5 आवर्स, और आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन उस 8 to 8.5 आवर्स में आपको पूरा डेडिकेटेड रहना है उस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी आपको पे करती है तो वो भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप टाइम टू टाइम उनको अपनी सर्विसेज या जो भी डिलीवर करना है वो डिलीवर करें। तो ऑन पेपर जो टाइम होता है वो 8 to 8.5 आवर्स होता है। और ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है, कोई कंपनी आपको अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करती है या आपको बहुत ज्यादा धकेला नहीं जाता है किसी तरफ या बर्डन नहीं दिया जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार प्लस माइनस होता है जो कि ऑब्वियस है, और वो होना कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो काम ऐसा होता है जिसके कारण आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, विच इज ओके। हैं? आप अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा हीरो आपको पसंद है?
मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई खास पसंद नहीं है, बट अगर पूछा जाए उस सब में तो मुझे ऋतिक रोशन पसंद है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हीरोइन की बात करें तो कौन सी हीरोइन आपको ज्यादा पसंद? मुझे दीपिका। दीपिका पादुकोण पसंद है। अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें तो स्पोर्ट्समैन में कौन सा सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन आपको प्रभावित करता है? मुझे महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, और एक तरह से मैं उनको आइडियलाइज भी करता हूँ। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा पसंद अगर पॉलिटिशियन में बात करें तो पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है? है। पॉलिटिशियन मुझे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पसंद है। ठीक। हाँ अभिषेक, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ने की इच्छा नहीं करती, उसको कैसे, पढ़ना तो है, तो कैसे वो अपने आप को पिकअप ले और कैसे पढ़ाई करे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ हो चुकी है पहले, तो मेरे लिए इसको आंसर करना थोड़ा इजी है। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि आपके इंटरेस्ट का एरिया क्या है। मैं भी कोई बहुत पढ़ने वाला या कोई बहुत इंटेलिजेंट या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं भी एवरेज या यूं कहूँ तो बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जिसके लिए क्लास, जैसे मैंने बताया, एक पास करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था। तो आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली फील्ड देखनी है कि आपको क्या पसंद आया। आपको थ्योरी में मजा आ रहा है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपको बिजनेस रिलेटेड चीजें पसंद है तो बिजनेस स्टडीज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं 11th-12th की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नंबर्स पसंद है तो आप अकाउंट्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता है, ना हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन हम जाके उसको देखते हैं और उसमें हमको इंटरेस्ट भी आता है। मूवी वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है, हम उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही सेम चीज पढ़ाई के लिए भी, हर चीज आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसमें से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढना है जो आपके लायक। अगर आज का बच्चा जो है, उसको अगर आपको सजेशन देना होगा तो आप किन किन आदतों को वो छोड़े, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड रहा है, बहुत से बच्चे थोड़े से घर में रह रह के थोड़ा परेशान हो चुके हैं, तो किस तरीके से अपने इन डिप्रेशन या इन सब चीजों से कैसे उभरे? एक स्टूडेंट के रूप में आप क्या बताना चाहते? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये डिप्रेशन जो है, ये वर्ड बहुत इजी गोइंग अवेलेबल हो गया है सबके लिए। हर दूसरे इंसान को लगता है कि वो डिप्रेशन में ही, मतलब डिप्रेशन को इतना छोटा टर्म नहीं है कि आप थोड़े से उदास हो तो उसको आप डिप्रेशन मान लें। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मेरे साथ वाले भी इनफैक्ट, थोड़ा सा कुछ उनके अकॉर्डिंग चीज नहीं होती तो उनको ऐसा फील होता है कि वो डिप्रेस्ड है। सो ये डिप्रेशन का हर चीज को टैग देना बंद करिए। अपने आप को हर हमेशा अपने आप पे काम करिए। ये चीज मैंने आपसे सीखी है। आप आज के डेट तक, टिल डेट, आप अभी भी पढ़ाई करते हैं, अभी भी कोई ना कोई एग्जाम देते रहते हैं, किसी ना किसी कोर्स को आप परस्यू करते हैं। मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, अपने आप को बिजी रखो। आपका दिमाग दूसरी चीजों की तरफ तब जाता है जब आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरी चीजें सोच पाओ। अपने आप को बिजी रखो, दूसरी बुक्स पढ़ो। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल, तो ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम होम एक ब्लेसिंग है। इतने सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरे इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें जिसपे आप काम करके अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। आपसे बातचीत से ये पता चला कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी आपको थोड़ा प्रभावित करते हैं, या मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्समैन के रूप में पसंद है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब आप होंगे तो वो कि कोई टीचर हो सकता है, मदर फादर हो सकते हैं, कोई बाहर के ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे 3-4 लोगों के नाम बताओ जो आपको प्रभावित किए और उनकी कौन सी हैबिट या कौन सी आदत आपको पसंद थी। तो जैसे मैंने बताया, मुझे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन महेंद्र सिंह धोनी इसलिए पसंद है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा मुझे वो एज अ ह्यूमन बीइंग पसंद है, क्योंकि इतना फेम, इतने सक्सेस के बावजूद तो मैं उनसे ये सीखता हूँ कि आपको कितना भी सक्सेस मिल जाए, आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल वे में रखना है, कैसे ग्राउंडेड रहना है। रही बात किसी टीचर की जिनको मैं आइडलाइज करता हूँ, ऑब्वियसली डॉक्टर संतोष राय सर हैं। रीजन, मैंने देखा है कि कैसे कैसे फेजेस में, मैंने सबसे पहली चीज तो कभी भी आपको सैड नहीं देखा, कभी भी आपको डल फेज में नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, हर तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेके चलते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने कभी आपको डल नहीं देखा, कभी आपका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप उस चीज को लेके बहुत उस सैड फेज में चल रहे हो। तो ये एक चीज मैंने आपसे सीखी है। दूसरी मैंने मिट्टू मैम से सीखी है कि आपको चीजों को, आपके पास एन नंबर ऑफ चीजें रहेंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ के, तो आपको उन हर चीज को बैलेंस वे में लेके चलना है। कोई भी एक चीज को ज्यादा नहीं, कम नहीं, आपको हर मैनेज करना। तो एक मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, मैंने
मैम से सीखा है, क्योंकि हमने ओवर द इयर्स उनको देखा है पूरे इंस्टीट्यूट को और दूसरी चीजों को, और इनफैक्ट हमको भी मैनेज करते हुए कि वो कैसे एक एक स्टूडेंट को ग्रूम करती हैं, एक एक स्टूडेंट के पर्सनल लेवल पे जाके उनको बताती हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। प्रवीण सर, केतन सर, इनसे मैंने मतलब मेरे जो आसपास के टीचर्स रहे हैं, मैं उनसे ही ज्यादा मोटिवेटेड होता था, उनसे ही ज्यादा देख के इंस्पायर होता था कि कैसे ये इतनी सारी चीजों को मैनेज करते हैं और इतना डेडिकेटेड रहते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। सिंगल लाइन पूछे, रोल मॉडल आपका कौन है? मेरे रोल मॉडल इन ऑल डॉक्टर संतोष राय। वाई, क्यों? हर चीज में, मतलब चाहे वो उनका मैनेजमेंट वाला पार्ट हो या उनका चीजों को टैकल करने का तरीका हो, या इतना सब चीजें होने के बावजूद भी ग्राउंडेड रहने का जो उनका एक तरीका है, या उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है। वरना क्या होता है, मैंने देखा लोग थोड़ा सा सक्सेस मिलता है वो अपने आप को, इनफैक्ट हमारे साथ भी होता है, हमारे फील्ड में भी कोई एक थोड़ी सी अच्छी जॉब उनको मिल जाती है, थोड़ा अच्छा पे मिल जाता है, तो उनको ऐसा फील होने लगता है कि वो हम सबसे ऊपर हो गए, जबकि क्वालिफिकेशन और हर चीज बराबर है, लेकिन वो एक थोड़ा सा 0.1% का सक्सेस उनको एरोगेंट बना देता है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, मैंने आपसे सीखी है। हाँ, आप जॉब करते हैं, जॉब के अलावा आप जब काम कर लेते हैं, इसके बाद में जो खाली टाइम होता है या वीकेंड होता है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको करके आपको अच्छा लगता है? क्या चीज, ऐसा क्या पार्ट होता है जो आप करते हैं? हाँ, अभी इस लॉकडाउन में मैंने भी एक फाइंड आउट किया कि मेरा भी एक स्टॉक मार्केट के प्रति थोड़ा सा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं ये करता हूँ कि जब वीकेंड्स वगैरह पे ऑफ रहता है तो मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, या कुछ क्लासेस मैंने अभी की हैं जिससे मुझे मार्केट के बारे में या मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो देखने में हेल्प मिलता है। तो मैं अभी उस चीज में अपने आप को थोड़ा ज्यादा एंगेज रखता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये एक फील्ड मेरे इंटरेस्ट की है। दूसरी चीज, कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा ये इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो उसमें टर्म्स और पी रेशियो या ईपीएस ये सब जो पढ़ते हैं, ये हमने अपने करिकुलम में पढ़ा हुआ है, तो समझने में भी वो चीज लगती है कि अच्छा वो पढ़े थे, वो आज काम आ रहा है। तो ये एक नया फील्ड है जो मैंने डिस्कवर किया, तो मैं इसमें अभी अपना ज्यादा टाइम देता यानी इसके बाद में आप स्टॉक मार्केट, मतलब एक जगह से सीख के निकले दूसरी जगह सीखने में लग गए। इसके मेरा यहाँ पे जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप ऐसा, अगर आपका एक एम बनाना हो तो आपने अपना क्या एम बनाया? अगले आपका कोई गोल होगा आज, या गोल कंप्लीट हो गया कि मुझे नौकरी पाना था, हम पा लिए? ऐसा कोई गोल है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्ट है अगले 2 3 4 साल का, कोई गोल है? हाँ बिल्कुल, गोल तो कभी ऐसा नहीं लगता कि वो चीज मिल गई, क्योंकि जो चीज मिलेगी फिर आपको लगता रहेगा कि इससे और बेटर मिल सकती थी या ये मिल जाती तो अच्छा रहता। तो अभी एट प्रेजेंट जो मेरा आगे के शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो 2 3 4 साल 5 साल का जो गोल है वो ये कि मुझे मैनेजेरियल लेवल पे पहुंचना है। मैं जिस कंपनी में हूँ या जिस भी कंपनी में रहूंगा, उस कंपनी के एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पे मुझे पहुंचना है, जहाँ पे मैं लोगों को एड्रेस करूं, जहां पे मैं कस्टमर से फेस करूं, क्लाइंट से इंटरेक्ट करूं। तो एट प्रेजेंट मेरा अभी शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे अपने आप को एक मैनेजेरियल लेवल तक पहुंचाना। अभिषेक से आज की चर्चा बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही, लेकिन जाते जाते अभिषेक जी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आपने सीएमए कंप्लीट किया, आप एमकॉम फर्स्ट क्लास पास आउट हैं, और बड़ा कूल तरीके से आपने पूरी अपनी यात्रा की। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसको बड़े कूल तरीके से बताए। तो जाते जाते आप यूथ को 2 महत्वपूर्ण बातें जो उनकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं मतलब क्योंकि मैं इस फील्ड से निकला हूं तो मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा सेंटर करके आंसर करूंगा। सबसे पहले जो मैंने एक चीज यहाँ पे नई देखी है, जो मेरे लिए भी एक नया लर्निंग था, यहाँ पे हम जब होते हैं भिलाई में तो हमको ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो उस फील्ड के नहीं होने के बावजूद हमको बहुत सारे एडवाइस देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि एडवाइस उनसे लीजिए जो उस फील्ड में एक अच्छा होल्ड रखते हैं या उस फील्ड में एक मास्टरी रखते हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि कॉमर्स अब उस एरा से निकल चुका है जहां पे कॉमर्स आपको दे दिया जाएगा, अब आप कॉमर्स को सेलेक्ट करते हैं एज अ स्ट्रीम। मैंने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी देखी है कि जो क्लियर है पहले से, जो 10th में है, जिनको पहले से इस चीज की क्लैरिटी है कि हाँ मुझे 11th में कॉमर्स ही लेना है, वो क्लास 10th से ही कॉमर्स का क्लासेस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से क्लैरिटी है कि मुझे सीए करना है और मुझे सीएमए करना है या सीएस करना है। तो वो मैंने देखा है 2 3 लोग ऐसे मिले, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मुझे नीचे सोसाइटी में मिले थे जो क्लास 10th से ही कॉमर्स की क्लास कर रहे हैं। तो वो एक चीज मुझे ना कहीं मैं उस चीज के बाद स्ट्रांगली बिलीव करने लग गया कि हाँ कॉमर्स एक अब एक प्रॉपर स्ट्रीम हो गया, अब ये वैसा वाला नहीं है कि आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आप अगर क्लियर हैं कि आपको कॉमर्स लेना है,
तो आप, मैं बोलूंगा क्लास 10th से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बर्डन नहीं होता। आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो बहुत बेसिक होती है, जिससे आप थोड़ी देर बस देखेंगे तो उसमें आप हो जाएंगे, और आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स फील्ड में घुस चुके हैं, आप टॉप का टारगेट रखिए। बैंकिंग, एमबीए कहीं नहीं जा रहा है, ये स्ट्रीम आपके पास हमेशा अवेलेबल है। टॉप का टारगेट करिए। और प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसा आप सब जानते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ आपको आज एक ये बेनिफिट मिलने लगा है कि उन कोर्सेज को मास्टर डिग्री का भी वो दे दिया गया रिकमेंडेशन। तो आप एक कोर्स करते हैं लेकिन आप डबल क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि अपने गोल को पहले से सिलेक्ट करिए। आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस चीज को करना चाहते हैं, उसको एक बार अच्छे से सोचिए और डिस्कस करिए उनके साथ जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या करना। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही अभिषेक जी। आपने अपनी बातें बड़ी स्पष्टता से, क्लियरिटी के साथ आपने अपनी बातें रखी, और यूथ के लिए खास तौर से आप बड़े रोल मॉडल रहेंगे, बड़े आइडियल पर्सन रहेंगे। बड़े अच्छे से आपने क्लीन तरीके से पूरी बातें बताई। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते।